हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एरिया का टॉपिक। और एरिया के टॉपिक में आज हम पहुंच गए हैं पांचवें टॉपिक पे। तो सबसे पहले पढ़ा था रेक्टेंगल आयत, दूसरा स्क्वायर वर्ग, तीसरा ट्राइंगल, और फिर उसके बाद सर्कल, और उसके बाद अब आ गए हैं हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पे। और आज चतुर्भुज का टॉपिक जो है, चतुर्भुज ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आज चतुर्भुज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगले सेशन से मतलब अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे 3D वाले डायग्राम सारे। 3D में कौन सा? बेलन, शंकु, गोला, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर एंड क्यूबॉइड एंड क्यूब, गनाब और गन। ठीक है दोस्तों, तो ये चलते हैं, हम चतुर्भुज को शुरू करते हैं। और रोजाना मेरी क्लास जो है मैथ्स की वो 8 बजे आपके सामने आती है और रीजनिंग 9 बजे। तो अगर आपको रीजनिंग नहीं पता हो तो रीजनिंग बाय नरेश सर, नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है, दूसरा जो चैनल है रीजनिंग बाय नरेश सर, वहां पर डेली रीजनिंग पढ़ाता हूं और मैथ्स यहां पर 8 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि है क्या है। तो सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तो यहां से आमने सामने की भुजाएं क्या हो, यहां पर इक्वल हो या समांतर हो। अब देखो दो वर्ड बोला मैंने, इक्वल हो और समांतर मतलब पैरेलल हो। अब इक्वल और दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ध्यान ना, अगर दोनों सेट यहां से ये वाला एक और यहां से दूसरा वाला ये, अगर दोनों सेट पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब ध्यान रखना वो हमेशा इक्वल भी होते हैं। तो अगर दो सेट पैरेलल होंगे तो वो इक्वल भी होंगे। इसलिए पैरेललोग्राम में क्या बोल सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और समान भी होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में तो क्या लिखा है? विपरीत भुजा समान और समांतर। ये देखो दोनों वर्ड लिखा है, समान और समांतर है। विपरीत कोण समान है। तो यहां से इसके लिए और देखो, थोड़ा सा मैं पेन छोटा कर दो थोड़ा सा। चलिए अब देखो, अब है कि यहां का जो एंगल है ना और यहां का एंगल, ये दोनों ही एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? ये ज्योमेट्री का पार्ट है, आपको ज्योमेट्री में पढ़ूंगा आगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं कैसे। ये देखो इस तरह से यहां पर दो पैरेलल सेट बना दिए मैंने। अब यहां से क्या होता है आप सब जानते होंगे, जेड पैटर्न बनता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। तो यहां का अगर मैं लिख देता हूं ये 70 डिग्री है, तो अगर ये 70 डिग्री है इसका मतलब ये भी 70 डिग्री होगा। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब यहां से ये एंगल और यहां से ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये 70 है इसका मतलब ये भी 70 ही होगा। तो यहां से 70 हुआ, इसका मतलब अपोजिट दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यार ना इसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी लगती है जो हम ज्योमेट्री में अलग से पढ़ेंगे। तो यहां से अपोजिट जो एंगल होते हैं ये और इधर ये वाला, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद पड़ोसी जो होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों का सम 180 होता है। ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है, तो वहां हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल चलो आगे देखते हैं आयत। आयत में क्या है सब जानते हैं। आयत क्या होता है? चार भुजाओं वाला हो और हर एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। तो इसमें फर्क क्या फिर? तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो, इसमें भी इक्वल होती है, इसमें भी होती है। ठीक है, और यहां पर पैरेलल हो तो इसमें भी पैरेलल होती है, उसमें भी पैरेलल होती है। फर्क सिर्फ है एंगल का। तो इसमें हर एंगल 90 डिग्री हो, उसमें एंगल की जरूरत ऐसी नहीं होती। क्लियर? चलो उसके बाद लिखा है रोम्बस, समचतुर्भुज। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का मतलब है जिसकी चारों ही भुजाएं इक्वल हो। तो चारों भुजाएं इक्वल हो वो रोम्बस होता है। दूसरा एक और ऐसा होता है कौन? स्क्वायर, जो यहां नीचे ये लिखा हुआ स्क्वायर। तो फिर इसकी भी चारों भुजाएं इक्वल होती है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो रोम्बस है वो रोम्बस इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये है दोनों में डिफरेंस वाला काम। और एक जो है यहां से डायगोनल, विकर्ण, डायगोनल का फर्क पड़ेगा जो हम आगे देखते हैं। फिर है यहां पर समलंब, बोले तो ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम क्या होता है? जिसका एक साइड जो है वो पैरेलल हो। तो जिसकी एक साइड ही पैरेलल हो, तो एक साइड मतलब ये सॉरी एक सेट पैरेलल हो, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाए, दूसरा भले आड़ा टेढ़ा कैसा भी जाए। तो ये है समलंब चतुर्भुज। चलिए शुरू करते हैं, हम क्षेत्रफल का टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब तो हम ज्योमेट्री में अलग से और पढ़ेंगे। चलिए देखो यहां सवाल क्या है। सवाल थोड़ा कैटेगरी वाइज लिए हुए, जैसे पहले समलंब चतुर्भुज के सवाल आ गए, फिर समांतर, समलंब बोले तो ट्रेपेजियम के, उसके बाद समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के, उसके बाद रोम्बस के, ऐसे सवाल लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। तो एक क्वाड्रिलेटर है कोई, उसका पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर और तीन भुजाओं की लंबाई, तीन भुजाएं
चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती है 4, यहां कितनी दी है 3, तो 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज की लुप्त भुजा ज्ञात करो, मतलब जो भुजा यहां नहीं पता है वो पता करो। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ सवाल, ये तो बच्चों जैसी बात हो गई कि भाई 3 पता है और चौथा ज्ञात करो। तो इसका मतलब है 9 + 13 + 17 कितना हो गया 39, तो ये हो गया 39 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों मिलाकर 39 सेंटीमीटर। और यहां से टोटल कितना दे रखा है 50 दे रखा है। आपसे पूछ रहा जो नहीं पता वो बताओ, तो इसका मतलब 50 में से 39 हटा दो, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का सम दे रखा है 50। अच्छा ये मत सोचना कि परिमाप आप तो बताए तो है ही नहीं, परिमाप अगर मैंने नहीं बताया इसका मतलब आपको पहले कितनी बार बोल चुका हूं मैं कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। तो चतुर्भुज है मतलब 4 भुजा वाला, तो उसकी बाउंड्री है 50 की, तो 3 भुजा मिलकर हो रहा है 39, तो इसका रिमेनिंग कितना हुआ, तो 50 - 39 कितना बचा 11। इसका मतलब जो बची हुई भुजा है वो है 11। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा देखो, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 3.5 है और 4.5 है, दोनों भुजाएं एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या है दोस्तों, ट्रिपेजियम। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पहले तो वो देखो। तो यहां पर आते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, तो देखो इसकी डिजाइन अलग अलग आपको मिल सकती है। ये जैसे ये बना हुआ है, अब ये भी क्या है समलंब चतुर्भुज है। अभी आगे आपने एक डिजाइन देखी थी इस तरह से, ये वाले डिजाइन, ये भी क्या है समलंब चतुर्भुज है। अब आते हैं कि इस पे कैसे क्या ध्यान रखना होता है वो देखो। ये वाले एक सेट, तो एक सेट जो है ना वो पैरेलल होता है, तो इसका मतलब है एक सेट पैरेलल होता है, तो यहां से ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब इसका एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिख देता हूं 1/2। ठीक है, उसके बाद समांतर भुजाओं का योग, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम, तो सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इसका मतलब है दोनों भुजाएं जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी का मतलब क्या होता है ऊंचाई, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ऊंचाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ऐसे हुआ तो यहां से यहां इसको ऊंचाई बोलते हैं, और अगर यहां है तो हम क्या बोलेंगे दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, ये है इसका फॉर्मूला। अब आते हैं इन्होंने क्षेत्रफल पूछा तो फॉर्मूले में रख देते हैं, तो यहां से लिखते हैं 1/2, फिर है समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल कौन है तो 3.5 है और 4.5 है, तो 3.5 + 4.5, ये यहां प्लस कर दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 4 सेंटीमीटर का, ये 4 आ गया। ठीक है, यहां 2 से 4 कट गया 2 टाइम, और 3.5 और 4.5 मिलकर कितना हो गया 8 ये हो गया, और 8 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 कितना हो गया 16 हो गया। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना है 16। अच्छा चल किस बना सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डन, तो ये है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसके क्षेत्रफल इस तरह से निकालना है, हो जाएगा ना आराम से। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वापस समलंब चतुर्भुज लिया है। ठीक है, एक साथ लिया सारे सवाल। तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 और 2.5 है, और दोनों भुजाएं एक दूसरे से 6.5 मीटर दूर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सेम सवाल हो गया वापस, तो इसका मतलब है यहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाएं, तो समांतर भुजाएं जो है उनका सम करो, तो समांतर भुजा है 1.5 और 2.5, दोनों को जोड़ दो, तो 1.5 + 2.5 ये जोड़ दिया, इंटू उनके दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 6.5, ये लिख दिया। उसके बाद आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, ये हो गया ऐड करो कितना है 4 मल्टीप्लाई 6.5, फिर हम यहां से 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 6.5 कितना हो गया 13, और किस में लिखा हुआ है मीटर, तो क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, 13 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब इस बार जो है एरिया पहले से दे दिया है, और समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, दोनों भुजाएं एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर दूर है, तो सबसे लंबी भुजा क्या है। तो इस बार समांतर भुजाएं जो है वो डायरेक्ट नहीं बोलकर ऐसा बोला है, इनका रेशियो 5:3 है,
तो इसका मतलब रेशियो अगर 5:3 है तो ये हो गया 5x और ये हो गया 3x, क्योंकि हमें रेशियो पता है तो हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भुजा हो गई। अब आगे फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है, 1/2। अच्छा, किसका फॉर्मूला है? क्षेत्रफल का, और इस बार क्षेत्रफल पहले से पता है तो इधर लिखेंगे क्षेत्रफल कितना हो गया 1440, ये हो गया 1440 इक्वल टू 1/2 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजा हमने लिए 5x और 3x, तो इसका योग करना, डायरेक्ट लिख दो 8x, तो समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? इनके बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है, ये 24 आ गया। अब हमें क्या पता करना है? बस ये x पता करना है, क्योंकि अगर x आ गया तो समझ जाओ इनकी छोटी और बड़ी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे? संख्या काट दो, तो यहां से काट देता हूं, जैसे ये 24 है, इसको काट दिया मैंने 12 बार। अब x ज्ञात करना, तो 8 यहां बैठा हुआ है और 12 यहां, इनको इधर भेजो, और ये ऊपर की संख्या इधर आएगी तो कहां आएगी? अपॉन में नीचे आएगी। तो यहां लिख देता हूं 1440 अपॉन में 8 नीचे आएगा और 12 नीचे आएगा, इक्वल टू x है। ठीक है, अब यहां से काटते हैं, तो 12 से देखो ऊपर 144, 144 12 का क्या है? स्क्वायर, तो 12 टाइम और 0 साथ में लग गया। और 8 से 120 कितनी बार कटता है? 15 बार कटता है, मतलब x का आंसर कितना आया है? 15 आया है। ये x का आंसर आया। आपसे क्या पूछा है इन्होंने? आपसे पूछा है सबसे लंबी भुजा क्या होगी, ये बताओ। लंबी भुजा क्या होगी? तो भाई लंबी भुजा में दो है, एक तो है 5x और एक 3x है, तो लंबी कौन सी हुई? लंबी 5x हुई, तो 5x और 5 का 5 और x का मान कितना है? तो x का मान कितना है? 15, 15 ये, और 15 इंटू 5 कितना हुआ? 75, 75। तो आंसर क्या होगा? 75। किस में चल रहा है ये? सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर। ये हो गई बड़ी वाली भुजा। डन। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसका एरिया आपको दे रखा है 45 स्क्वायर मीटर तथा समांतर भुजाएं क्रमशः 10.5 और x सेंटीमीटर है। अब देखो 10.5 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, इस पर भुजा नहीं दी है, दोनों भुजाएं एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर दूर है, तो x का मान क्या है? हर सवाल में कुछ ना कुछ छोड़ रखा है, तो यहां से चलते हैं। एरिया दे रखा है, कितना एरिया दे रखा है? 45, ये हो गया एरिया। क्षेत्रफल हो गया 45। अब क्या करना है? इसका फॉर्मूला यूज करो, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाओं का योग मतलब एक तो है 10.5 और दूसरी क्या है? x, तो इनको यहां पर प्लस कर लेते हैं। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी है? 2.5 है, ये 2.5 हो गया। अब यहां से 2 को इधर क्रॉस भेज दो, क्योंकि इधर से कटने वाला तो कोई है नहीं, तो 2 को इधर भेजेंगे, ये कितना हो गया? 90, 90। फिर यहां से कितना आया? तो ये होगा, अच्छा ये नंबर 2.5 को इधर भेज दो ताकि वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से 2.5 भी इधर भेज देते हैं, तो 90 दिया हो गया, और 2.5 ये नीचे अपॉन में आ गया, इक्वल इधर कितना बचा? अब 10.5 प्लस x, बस यही बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। अब 25 का पहाड़ा से काटो, तो 25 से कितनी बार कट गया? 3 बार, 25 से 75, 75 के बाद कितना बच गया? 150, तो ये कितनी बार? 6 बार, तो ये कट गया 25 से 36 बार। अब 36 इक्वल टू 10.5 और प्लस x है, हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान, इसको इधर भेज दो। अब ये 10.5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा? चलो इधर लिख देते हैं, x का मान क्या होगा? तो 36 माइनस 10.5, इसका मतलब हो गया 25.5। ठीक है, ये हो गई आपकी समांतर भुजा 25.5। क्लियर? तो यहां से समांतर भुजा जो x हमें नहीं पता थी, वो x हमने ज्ञात कर दी। हो गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब क्या है? चलो यहां से चेंज होता है सवाल, और अब आते हैं सवाल किसके अंदर? पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम बोले तो समांतर चतुर्भुज, तो अब तक जो थे वो क्या थे? समलंब चतुर्भुज। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज क्या है और उसका एरिया क्या होता है। तो चलो देखो, पहले समांतर चतुर्भुज, यहां से ये समांतर चतुर्भुज का मतलब सब जानते हैं कि यहां से जोड़ा जो है, दोनों जो है वो क्या होते हैं? पैरेलल, जो अपने अभी थोड़ी देर पहले आगे बात हुई थी कि दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब इसका एरिया जो होता है क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल के फॉर्मूले के लिए देखो क्या होता है, यहां से लगाकर यहां तक ये कहलाता है बेस। ठीक है, क्या कहलाता है? बेस। और बेस का मतलब क्या हुआ? आधार, तो ये तो हो गया आधार। ठीक है, आधार हो गया। उसके बाद है यहां से यहां, दोनों जो ये पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी मतलब ये देखो यहां से यहां तक दोनों पैरेलल लाइन है, उनके बीच की दूरी, इसे कहते हैं हम हाइट, ऊंचाई।
क्या बोलते हैं, हाइट, ऊंचाई। ध्यान ना, इसको हाइट नहीं बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। तो ऊंचाई जब भी आ जाए ना, ऊंचाई का मतलब हाइट, हाइट का मतलब है स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए, तो वो ऊंचाई है। तो अब आते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है फिर। तो यहां से लेते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। ये है जैसे रेक्टेंगल का होता है आयत का। आयत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, वैसे ही सेम यहां पर क्या होता है, लंबाई मतलब बेस हो गया आधार, और चौड़ाई मतलब ऊंचाई, हाइट। ध्यान रखना, ये तिरछी वाली लाइन नहीं लेनी आपको, आपको हाइट लेनी है बीच में। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं सवाल में। सवाल में क्या दिया है उस पर देखो, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 144, ये हो गया 144। उसके बाद आगे दे रखा है आपको इसका आधार जो है, आधार ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, आधार ऊंचाई से 7 ज्यादा है। अगर मैं इसको लिख दूं x, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 के 7 ज्यादा है, ऐसे। ठीक है, फिर आगे देखा है तो इसका आधार कितना है हमें ये पता करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो उसका x प्लस 7 आ जाएगा। अब यहां से मैं स्टार लगा देता हूं दोस्तों, ध्यान ना, स्टार का क्या मतलब है कि यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कभी आपने, जब भी दो भुजा गुणा हो रही हो और वहां आपने एक भुजा छोटी या बड़ी कभी सवाल में आए, तो ये अगर आपने आगे सॉल्व कर दिया तो समझ जाओ आप द्विघात समीकरण में चले जाओगे, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाओगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके आप फाइनल आंसर पे पहुंचोगे, उसमें बहुत टाइम लगा जाते हैं फालतू का। तो इससे अच्छा मैं आपको बताता हूं जुगाड़। ठीक है, अब आते हैं जुगाड़ का क्या मतलब है। आपको क्या करना है, ऐसा समझो कि एक संख्या कोई है और दूसरी कोई संख्या है, उन दोनों का मल्टीप्लाई 144 है, राइट। दो कोई संख्या है, तो यहां से आधार और ऊंचाई क्या है, कोई नंबर है, तो दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई है 154, और ये नंबर जो है वो इससे कितना ज्यादा दे रखा है, 7 ज्यादा है। बस ये आपको पता है। आप सवाल को देखो, जिन्होंने मेरे से रेक्टेंगल पढ़ा हो, आयत पढ़ा है, उन्हें पता होगा। मैं इसका एक जुगाड़ बताता हूं हमेशा कि द्विघात समीकरण से बचना हो, उसका एक जुगाड़ है, और वो जुगाड़ कुछ ऐसा है कि आपको क्या करना है, सिंपल सा इसके टुकड़े कर लो। ठीक है, इसमें डिवाइड कर लो। जैसे 2 से डिवाइड करो स्टार्टिंग में, तो 7 और 2 आया, फिर 2 से डिवाइड करो 3 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करो 18 आया, फिर 2 से डिवाइड करो 9 आया, फिर डिवाइड करो 3 से तो 3 आया, और फिर 3 से 1 आ गया। हो गया डिवाइड। अब आपको क्या करना है, अब आपको दो संख्या बनानी है, मतलब यहां पर पेयर बनाने हैं, मतलब 2 2 3 3 संख्या साथ साथ लेकर आपको पेयर बनाने हैं, और पेयर ऐसे बनाने हैं कि उनमें 7 का गैप आ जाए। तो दो नंबर बनाने और उनमें 7 का गैप आ जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ और नहीं कर रहे हो, आप यही करोगे। तो इससे अच्छा भाई पहले ही कर लेते जो आगे जाके करना है, तो द्विघात समीकरण से बच जाओगे। अब क्या करना है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने टुकड़े आए, 6 टुकड़े। अब इस 6 में से क्या करो, 3 अलग करो और 3 अलग करो, और उससे देखो कि क्या हमारा सेट बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता तो मैं आगे बताता हूं क्या करना है। तो सबसे पहले 3 3 अलग करते हैं। तो देखो 3 3 को अलग करते हैं, यहां से 2 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 8, यहां से 8 आया। उसके बाद यहां पर 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 6 6 3 18 आया। अब यहां पर एक 18 18 है और दूसरा 8 है, इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस 10 है। हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 7, मतलब डिफरेंस ज्यादा है, हमें डिफरेंस कम चाहिए। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे हम यहां पर देखो, जो सेट हमने बनाया है वो हमने 3 3 का सेट लिया है। अब 3 3 मत लो, अब आप छोटे छोटे को 4 लो और बड़े बड़े को कम रखो, छोटे को बढ़ाओ और बड़े को कम करो। तो अगर इक्वल सा हो जाता तो डायरेक्ट हो जाता, नहीं तो अब देखो छोटे छोटे को बढ़ाओ, मतलब 3 से अब 4 कर दो इनको, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये 16 हो गया, और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब चेक करो क्या अब बनता है या अब भी नहीं बन रहा है। तो यहां 16 है और एक 9 है, 16 और 9 में डिफरेंस चेक करो, 7 आना चाहिए, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब आपका सवाल हो गया। तो इसमें से एक संख्या जो है वो एक संख्या क्या हो जाएगी, 16, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9, और ये संख्या उससे कितनी ज्यादा है, 7, और इससे आप द्विघात समीकरण में बच जाओगे। क्योंकि द्विघात समीकरण ये कहता है कि लास्ट में जाके आपको वो क्या बोलेगा, चलो मैं बता देता हूं वो लास्ट में क्या बोलेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 144 इक्वल x का x स्क्वायर करो, फिर 7 का 7x करो, फिर इसको भी उधर भेज दो ताकि सब एक तरफ हो जाए। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इक्वल टू 0, ये आएगा।
अब आप सब जो द्विघात समीकरण जानते हैं उन्हें पता है कि यहां पर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के बाद ऐसी संख्या लेके आएंगे जिसमें 7 का डिफरेंस हो। तो भाई 144 का टुकड़े करो और फिर ऐसी संख्या लाओ जिसमें 7 का डिफरेंस हो। तो ये भी तो आना चाहिए कि 144 के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े ही तो करने हैं। जब टुकड़े ही करने हैं तो हम ये क्यों करें, फिर यही करें ना। ठीक है, तो याद रखना, आज के बाद ऐसा सवाल कभी आ जाए आपका काम हो जाना चाहिए। अब इससे क्या पूछा, बताओ उसका आधार कितना है। तो यहां से आधार ऊंचाई से 7 ज्यादा था, तो इसका मतलब आधार जो है वो आधार कितना हो गया, 16। तो इस सवाल में आधार है 16 और ऊंचाई है 9। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। ठीक है, अब संलग्न भुजाओं का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड का मतलब है सीधी सी भाषा में बोले तो पड़ोसी। तो यहां से सीधी सी भाषा में पड़ोसी है। अब समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं पड़ोसी कौन है, 10। एक है 10, दूसरा 8 ले लो, ये 10 और 8 हो गया। और उसका विकर्ण डायगोनल जो है वो 12 है, 12। ये यहां से यहां मान लो ये डायगोनल 12 है। ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब वो बोल रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसके लिए तो क्या करना है, वो पॉइंट को समझना। अगर कभी आपको चतुर्भुज बोल रहा है और यहां पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, और आधार हमारे पास है कि यहां से हमें पता है 10 है, लेकिन ऊंचाई इस बार नहीं पता है। अब पिछले सवाल में डायरेक्ट ऊंचाई पता थी, इस बार डायरेक्ट ऊंचाई नहीं पता है। अब क्या करेंगे, तो अब ऐसी कंडीशन जब आ जाए आपके पास ऊंचाई नहीं है और आप ऊंचाई निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऊंचाई ऊपर से हम यहां से परपेंडिकुलर लंब डालेंगे तो कहां पर कटेगा इसका भी हमें आइडिया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो, समांतर चतुर्भुज को अगर बीच में विकर्ण दिया है तो ये समझो कोई न कोई रीजन तो होगा, तभी तो विकर्ण दिया होगा। अब ये अगर विकर्ण दिया है, आपको ये भुजा पता है 10 है और ये भुजा पता है आपको 8 है, तो ये डिजाइन देखो, ये डिजाइन येलो वाली डिजाइन कौन सी है, ये येलो वाली डिजाइन कौन सी बन गई है, त्रिभुज बन चुका है। और त्रिभुज की आपको इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता है, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये 10 है तो सामने वाली भुजा भी 10 ही होगी, ये 8 है इधर भी 8 ही होगी। और यहां से अगर मैं इस यहां पर बात करूं इस ट्राइंगल की, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो सेम ही है। तो इसका मतलब हुआ एक समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका जो डायगोनल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और दोनों ही इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल होंगे, त्रिभुज होंगे। तो इसका अगर क्षेत्रफल आ जाए तो उसका क्षेत्रफल डबल ही तो करना है। तो इसका मतलब है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की बात करें तो तीनों ही भुजाएं दोस्तों क्या है, अलग अलग है, और तीनों भुजा अलग अलग हो तो इसका मतलब हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका ना स्केलेन ट्राइंगल। अब स्केलेन ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हीरोन का फॉर्मूला। याद आया कुछ, हीरोन का फॉर्मूला होता है। अब हीरोन का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं उसके लिए, तो सबसे पहले आता है एस। एस निकालो, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का सम करो और डिवाइड बाय 2, बोले तो हाफ पेरीमीटर एस। फिर उसके बाद हम निकालते हैं एरिया, और एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब यहां पर देखा जाए तो ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, कौन, ये मान लो ये ए है, ये मान लो ये बी है, और ये मान लो ये सी है। ये हो गई ए बी सी तीनों। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो यहां पर एस पता करते हैं, एस कितना है, तो एस पे देखो 10 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया कितना, 30, 30 में बटा 2 कितना हो गया 15, ये हो गया 15, 15, ये आ गया एस का मान। अब हमें निकालना है एरिया, तो यहां से एरिया निकाल देते हैं। एरिया के लिए यहां से अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 15, 15, फिर ए माइनस सॉरी एस माइनस ए, तो यहां से सीधा 15 में से 10 घटाओ कितना आया 5, फिर एस माइनस बी 15 में से 8 घटाओ कितना आया 7, फिर यहां से सी, यहां से कितना आया 3। अब क्या करना है, रूट के बाहर वो निकलेगा जिसका जोड़ा होगा। अब यहां देखो ये 15 है और ये 5 इंटू 3 मिलाकर ये भी 15 ही है, तो इसका मतलब एक 15 ये ना, एक 15 वो, तो इसका मतलब बाहर आ जाएगा 15, 15 बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया। अंदर अब कौन बचा है, सिर्फ 7 बचा है और इसका जोड़ीदार नहीं है, इसका मतलब अंदर 7 रह जाएगा, ऐसे का ऐसे ही। तो अभी जो हमने निकाला है वो है एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15√7, और हमें यहां चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी हमने निकाला है ट्राइंगल का, तो यहां मैं लिख देता हूं ये
ठीक है, एरिया है किसका, ट्राइंगल का। और अब निकालते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का डबल, तो 15√7। अब 15 का डबल करो, कितना हो गया 30, तो आंसर हो जाएगा 30√7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ये, तो सेंटीमीटर नहीं, ये यहां गलत लिखता है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, ये मीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो इसका मतलब आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मीटर का स्क्वायर 30√7 मीटर स्क्वायर, ये था आपका पूरा सवाल। आ गया समझ में कैसे क्या किया है। तो जब भी कभी ध्यान ना समांतर चतुर्भुज हो तो उसमें अगर डायगोनल आपको दे रखा है विकर्ण, तो समझ जाना आपको त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज से आप समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहां पर एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं की लंबाई, वापस वही समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज ये हो गया समांतर चतुर्भुज। चलिए आगे, समांतर चतुर्भुज में आसन्न मतलब वही एडजेसेंट, ठीक है, तो एडजेसेंट जो साइड है वो दी है, एक तो है 36 और दूसरा कितना है 27, ये हमने ले ली इस तरह से। फिर बोला यदि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, लंबी भुजाओं, लंबी बोला तो ये 36 और ये 36, इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बीच की दूरी का मतलब वही हो गया, यहां से इसकी हाइट हो गई, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये आपको ऊंचाई हाइट पता चल गई। फिर आगे क्या बोला है, तो पूछा कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब यहां से यहां पर ये वाले जो है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आपसे ये पूछा है। तो दोस्तों इसका मतलब कुछ और नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ है, चलो मैं बता दूं। अब देखो जो ये पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है, छोटे में हाइट कितनी होगी, तो उसके लिए देखो ये सवाल कुछ ऐसा समझो, ये ऐसे है, ठीक है, तो यहां से ये लाइन ऐसा ले लेता हूं मैं। अब आते हैं वो पूछना क्या चाह रहा है, वो देखो, वो कह रहा है कि ये और ये जो पैरेलल लाइन है यहां पर इनके बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये यहां से यहां, ये पूछना चाह रहा है। बोले तो सवाल वाला ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं आधार इसको ले लेता हूं तो बताओ ऊंचाई कितनी होगी, तो अगर इसको आधार लोगे तो ऊंचाई कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है। तो भाई बात तो वही हो गई कि इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आपसे सवाल जो बोल रहा है वो, अगर मैं आधार बेस, अगर मैं बेस लेता हूं 36, तो आधार अगर 36 लेता हूं तो ऊंचाई में कितने लूंगा 12, आधार इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बेस 27 लेता हूं तो फिर ऊंचाई कौन सी आएगी, जो ग्रीन वाली लाइन है वो ऊंचाई आएगी। लेकिन मैं इधर से आंसर निकालो या उधर से निकालो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए क्योंकि एरिया तो वो का वही है। तो सवाल यही कहना चाह रहा है कि अगर आप इधर से क्षेत्रफल लेते हो तो आधार इंटू ऊंचाई 12 होगा, ठीक है, इधर से लेते तो। और अगर इधर से लेते हैं कि आधार अगर 27 माने आप, तो फिर ये ग्रीन जो लाइन है वो ग्रीन लाइन कितनी होगी, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी, बोले तो x, जो हमें नहीं पता है। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भले इधर से लो चाहे क्षेत्रफल इधर से लो, दोनों का क्षेत्रफल होगा तो बराबर ही। तो हमें दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है ऐसे कि मैं इधर से लो या इधर से लो, आंसर सेम ही आना चाहिए। तो इससे हमें x पता चल जाएगा। अब इधर से इधर देखो बराबर में है तो आराम से संख्या कट जाएगी। जैसे 9 के टेबल से 9 के पहाड़े से ये 3 बार कट गया, 9 के पहाड़े से ये 4 बार कट रहा है, फिर 3 से 12 भी कट रहा है, तो 3 से 12 कितनी बार कट गया, 4 बार, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, ये हो गया x का मान 16। मतलब यह है कि जब आप बेस 36 लोगे तो हाइट 12 होगी, जब बेस आप 27 लोगे तो उस समय हाइट आपकी 16 आएगी। आया समझ में। तो ये था x का मान 16। बहुत अच्छा सवाल है, तो ऐसे सवाल का ध्यान ना कि पूछा क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ चुका है नया, और वो है क्या, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस आ चुका है। और रोम्बस कौन सा होता है, इसके लिए कंडीशन समझो पहले, और इसका फॉर्मूला भी समझो। तो पहले ये समझते हैं कि रोम्बस कहते हैं किसे। तो दोस्तों क्या होता है, रोम्बस मतलब जिसकी चारों भुजाएं इक्वल है। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, वो मेन पॉइंट ये है कि जो चारों भुजाएं इक्वल है लेकिन इसके जो डायगोनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डायगोनल की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कंडीशन, चलो देखो, ये डायगोनल समचतुर्भुज रोम्बस जो होता है, उस रोम्बस के जो विकर्ण होता है ना, वो विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर मिलते हैं। ये है मेन इंपॉर्टेंट, वो 90 डिग्री पर मिलते हैं, मतलब जहां कट होता है ना उस कट में यहां उनके 90 डिग्री बनता है। अब इस 90 डिग्री बनने से क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है देखो, मैं इस लाइन को बाहर निकाल देता हूं, मतलब इस पार्ट को आपको बोलो यहां से ये वाला, ठीक है, इसको मैं येलो कर देता हूं ये वाला, तो
तो यहां से आप देखो ये येलो पार्ट है, इस येलो पार्ट को मैं अलग से निकाल देता हूं। तो ये लाइन हो गई, इधर से ये और इधर से ऐसे, यू मानो यहां पर ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये डिजाइन देखो, ये डिजाइन कौन सी बनती है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल है वो भी समझना। तो अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल है, तो इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो आप समझो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये ट्राइंगल बन जाता है। अच्छा, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो यहां से ऐसे थोड़ी सी भुजा और बढ़ा देता हूं, लंबी कर देता हूं ऐसे। ठीक है, ये हो गया यहां पर 90 डिग्री। और अब मैं पकड़ के वापस बताता हूं आपको कि ये बैठा हुआ है कुछ ऐसे, ये है। ठीक है, इस तरह से। तो ये है यहां पर ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल कौन सा हुआ, ये ट्राइंगल होता है कौन सा, तो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है भुजा, वो भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहां पर क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में क्या होता है, एरिया। तो इसका समचतुर्भुज रोम्बस का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देखो 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब है आपको दोनों विकर्ण पता होने चाहिए। अगर दोनों विकर्ण पता है तो इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि विकर्ण क्यों जरूरी है, यहां पर क्या लेना है। तो देखो यहां पर यह है कि जो साइड होगी वो साइड तो इक्वल ही होगी, क्योंकि यहां पर समचतुर्भुज चारों भुजा इक्वल होगी। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो ये 5, मान लो ये 5 भुजा है, तो 5 5 5, ये आपको चारों भुजा पता चल गई। उसके बाद आपको एक डायगोनल जरूर देगा, मतलब एक विकर्ण तो देगा सवाल में। मान लो एक विकर्ण कोई 8 है, कितना है, 8 है। अगर एक विकर्ण 8 है तो यहां सेंटर पे जाके वो आधा आधा हो जाएगा। तो यहां से आधा हो जाएगा, तो मान लो 8 का आधा इधर 4 है और ये वाला हो गया 4। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस सवाल को यहां पर अलग से आपको बताऊं तो कुछ ऐसा समझो, जैसे ये सवाल में ये 5 है, ये मैंने 5 लिख दिया, फिर ये 4 है, मैंने यहां 4 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है, और त्रिभुज की अगर 2 भुजा पता है तो तीसरी भुजा आराम से निकल जाएगी। और इसके लिए मैंने आयत में सब जगह पढ़ाया था आपको पाइथागोरस के सेट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के सेट काम आते हैं। और पाइथागोरस का सबसे छोटा सेट ये वाला जो कंटिन्यू नंबर होते हैं, कौन सा, 3 4 5। तो यहां देखो 5 कर्ण है, एक भुजा 4 है, तो बची हुई भुजा कितनी होगी, 3 ही होगी। इसका मतलब ये भुजा पता चल गई, मतलब समझ जाओ कि अगर आपको ये याद है तो समझ जाना कि आपने डायगोनल निकाल लिया। मतलब ये हो गया 3, तो वो हो गया हाफ, यहां से यहां तक ये 3 है, तो ऊपर भी कितना आएगा, 3। और जैसे आपको दोनों डायगोनल पता चल गए तो विकर्ण अगर पता चल गया तो हो गया ना आपका काम। तो इसका मतलब अब ध्यान रखना, अगर नहीं पता हो तो समचतुर्भुज रोम्बस में जो डायगोनल विकर्ण कटते हैं वो यहां 90 डिग्री पर कटते हैं। 90 डिग्री पर कटने के कारण यहां पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनते हैं, और सभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है। अच्छा, इक्वल क्यों होता है, चलो देखो यहां कितना लिखा, 3 4 5, फिर इधर वाला में देखो 3 4 5 3 4 5 3 4 5, मतलब 4 बनेंगे और चारों के क्षेत्रफल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में। तो चलो यहां से अब आते हैं सवाल पे कि सवाल क्या है। अब सवाल पे आते हैं तो अलग से लिखते हैं इस सवाल में, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 मीटर पेरीमीटर। और कभी भी पेरीमीटर आ जाता समझ जाना फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो 68 अगर बाउंड्री है और यहां पर साइड्स कितनी होगी, भुजाएं 4 होगी, तो 68 को 4 में डिवाइड कर दो, तो एक एक साइड जो है वो एक एक साइड कितनी हो जाएगी, 17 17। ठीक है, 17 17 एक एक साइड हो जाएगी। तो यहां पर ले लेता हूं, ये 17 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला है इसका एक विकर्ण 16 मीटर है। तो 1 मीटर जो है, इसका एक विकर्ण जो है वो 16 मीटर है, 16 मीटर। अब विकर्ण जो होता है वो यहां से हाफ हो जाता है, तो 16 का कर दो यहां पर 8 और यहां पर कर दो 8। फिर उससे पूछा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमें दोनों विकर्ण पता होने चाहिए, जिसमें से हमें एक विकर्ण पता है। और उसके लिए मैंने आपको पाइथागोरस के सेट बहुत पढ़ाए हैं, जब आगे मैंने आयत पढ़ाया था। तो उसमें याद करो कि एक अगर 8 हो, दूसरा 17 हो, तो एक जो बचा हुआ है वो कितना होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसका मतलब 8 15 17 का सेट बहुत पढ़ाया था मैंने।
तो 8 15 17, इसका मतलब है अगर 17 कर्ण हो, एक भुजा 8 हो, तो बची हुई भुजा 15 होगी। अब ये मत समझना कि ये बड़ी और ये छोटी कैसे है, वो चलता है, आप बड़ी इधर लिख देते तो भी चल जाता। तो 15 ये है तो ये भी 15 हो गया। और जैसे ही 15 15 पता चला, मतलब आपको विकर्ण पता चल गया, और विकर्ण अगर आ गया तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो यहां से क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण एक तो है 15 15 30, और दूसरा वाला कितना है 16, और 2 से काट देते हैं 16 को 8 बार, और 8 3 24, 240, और 240 किस में है, तो ये मीटर में लिखा है, तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर। डन। तो इस तरह से आपको निकालना है, दोनों विकर्ण निकालने हैं, और विकर्ण निकालने के बाद आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, यदि एक पतंग के विकर्णों की लंबाई, अब पतंग बोला है तो देखो पतंग का शेप जो है वो शेप समझो, तो पतंग का जो शेप होगा वो शेप किसके जैसा होगा, रोम्बस जैसे होगा। तो रोम्बस जैसा। अब क्या बोला है, पतंग के विकर्णों की लंबाई, तो विकर्ण का मतलब है ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये कितना है, एक है 15 और एक है 6, तो 15 और 6, अच्छा यहां जानना है, ये 90 डिग्री बनेगा। अब 15 और 6 है, तो एक को मैं 15 ले लूं और एक को क्या ले लूं 6, तो कितना होगा, तो 15 और 6 में देखो ये होगा 3 3, ये 3 3 हो गया। फिर दूसरा कितना दिया है 15, 15 में कितना होगा 7.5 7.5, ये 7.5 है और ये 7.5 है। ये हो गया इनके विकर्णों की लंबाई। फिर बोला इसका एरिया ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई क्षेत्रफल पूछा है तो इसका मतलब कहीं डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों विकर्ण अगर पता है तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, और इससे कट गया 3 बार, तो ये हो गया 14 3 45, 45 क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, 45 मीटर स्क्वायर। डन। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है। तो 40 मीटर क्या है, पेरीमीटर, परिमाप है। तो 4 भुजाएं अगर इक्वल होती है तो उस समय 4 टुकड़े कर दो 40 के, तो एक एक कितना हो गया 10 10, ये हो गया 10 10 भुजा हो गई इसकी। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो यहां से हमारे पास 2 विकर्ण होते हैं, कोई भी एक विकर्ण ले लो 12, तो एक विकर्ण पूरा 12 हो तो यहां से क्या हो जाएगा हाफ हाफ, तो यहां से मान लेते हो अगर ये 12 है तो ये 6 और ये हो गया 6, ऐसे आप इसको या इसको कोई भी ले सकते हो दोनों में से। उसके बाद आपको पता है कि जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण जहां कटते हैं वहां पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज बनते हैं, और समकोण त्रिभुज में ये भुजा क्या होती है, त्रिभुज का कर्ण होती है। तो एक अगर त्रिभुज का कर्ण है 10, दूसरी भुजा कितनी है 6, तो बची हुई भुजा कितनी होती है, तो पाइथागोरस के जो सेट है वो याद करो, वो सेट होता है 6 8 10, 6 8 10, मतलब बची हुई भुजा 8 है, इसका मतलब ये 8 है। अगर यहां से यहां तक ये 8 है तो ऊपर यहां पर भी 8 ही होगा, और हमें यहां विकर्ण पता चल गया। और जैसे ही विकर्ण पता चले, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण कितना है 6 और 6 मिलाकर 12, और दूसरा 8 और 8 कितना हो गया 16, और 2 से काटा 16 को या फिर 12 को, तो 6 और 16 इंटू 6 कितना हो गया 96, तो 96 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। डन। तो बस इतना सा याद रखो आप तो कि यहां से हमें दूसरा विकर्ण पता करना था, क्षेत्रफल पता करना था, कुछ भी पता करना आराम से आ जाएगा। अब जैसे 8 और 8 ये तो विकर्ण पूछ रहा है, और विकर्ण अगर पूछा तो 16 वैसे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, आगे लिखा है एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का 80% है। अब छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का 80% है, तो इसका मतलब यहां भुजाएं नहीं देकर इससे क्या बोला है, विकर्ण के लिए बोल रहा है। तो देखो यहां से बनाए थे, यहां पर एक विकर्ण पूरा है। अब उस विकर्ण को मैं यहां नाम देता हूं, क्योंकि अब हम आधा तो कर नहीं पाएंगे। तो छोटा विकर्ण और बड़ा विकर्ण। अब छोटा विकर्ण हमें नहीं पता, न बड़ा पता है, तो यहां या तो फिर अपनी तरफ से कोई वैल्यू रख दो या फिर एक्स रख दो। तो जैसे एक्स रख दिया, बड़ा विकर्ण एक्स है, तो छोटा विकर्ण क्या है, बड़े विकर्ण का 80% है। तो यहां से, हाँ भाई थोड़ा से पीछे आ जाओ, यहां तो बड़े विकर्ण का 80% है, तो ये 80% हो गया। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 से 4, 2 से 5, इसका मतलब छोटा विकर्ण हो गया 4x/5। ये हो गया छोटा विकर्ण, ये हो गया बड़ा विकर्ण। अब क्या पूछा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो और बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है, ये पूछा है। तो पहले तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। अगर आपको दोनों विकर्ण पता है तो क्षेत्रफल तो आ ही जाएगा, तो यहां से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो बड़ा विकर्ण x, छोटा विकर्ण 4x/5,
ठीक है, ये हो गया विकर्णों का गुणनफल। चलो काट देते हैं, यहां 2 से कट रहा है 2 बार, तो ये बच गया कितना 2 फिर अपॉन 5 और x का x से x स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्या बोला है, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है बड़े विकर्ण के वर्ग, तो बड़े विकर्ण का वर्ग करो पहले, बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है ये क्षेत्रफल, तो सामने क्षेत्रफल लिख देता है इधर। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करते हैं। बड़े विकर्ण कौन है, x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर का कितना गुना है। अब इसका कितना गुना सामने वाला, अब कितना गुना नहीं पता, के मान लेते कोई भी, तो यहां पर बड़े विकर्ण का अगर स्क्वायर करे तो उसका कितना गुना आपका क्षेत्रफल आ रहा है, तो क्षेत्रफल हमारा आ रहा है 2/5 x स्क्वायर। तो बोल रहा है वो किसका कितना गुना हो रहा है, तो भाई ये तो आंसर ही लिखा हुआ सीधा, मतलब x स्क्वायर ये रहा, वो कह रहा है इसका कितना गुना है, तो आगे जो संख्या लिखी है वो गुना ही दे रखा है, इसका मतलब है कितना गुना है, तो 2/5 गुना है। ये सवाल यही खत्म हो गया, तो 2/5 गुना है। ठीक है, तो कितना गुना है मतलब आगे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 2/5 है, तो 2/5 गुना हो गया। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है और उस पर डाले गए, अच्छा ध्यान ना, इस बार क्या वर्ड आया है, चतुर्भुज। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल, तो इसका मतलब है अब तक कहीं पर भी नाम चतुर्भुज का नहीं आया था, अब तक उनके नाम आ रहे थे कौन सा चतुर्भुज है। सबसे पहले कौन सा आया था, समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम, उसके बाद आया था पैरेललोग्राम, ठीक है समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आया था हमने पढ़ा रोम्बस समचतुर्भुज, ये 3 नाम आए, लेकिन अब जाके एक नाम आया चतुर्भुज, सिर्फ चतुर्भुज है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो चतुर्भुज का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है और उस पर डाले गए जो लंब है परपेंडिकुलर वो 1.8 और 1.2 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। अगर इसका इस तरह से कभी नाम आए ना, तो इसका मतलब ऐसा समझना कि जैसे ये है, ये कोई चतुर्भुज है, यहां से इसका एक डायगोनल है और इसके ऊपर डाले गए लंब है ऐसे, तो यहां से यहां पर ऐसे 90 डिग्री ये लंब डाले गए, इस तरह से चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब अगर इस तरह का कभी चतुर्भुज आए तो फिर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखो, 1/2 इंटू विकर्ण, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर है उनका सम, डाले गए लंबों का योग। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला। तो अगर कभी ऐसा है तो इसको सवाल ऐसा रहता है, तो 1/2 इंटू विकर्ण, क्या सवाल में हमें विकर्ण दे रखा है, तो यहां विकर्ण दे रखा है 8 है, फिर है विकर्ण पर डाले गए लंब क्या दे रखे हैं 1.8 है और दूसरा क्या है 1.2 है, दोनों का क्या करना है हमें सम करना है ऐसे, तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 1.8 और 1.2 मिलकर कितना हुआ 3 हुआ, 2 से कट गया 4 बार और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और किसमें है सवाल सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। तो अगर कभी ऐसा डायग्राम हो जिसमें लंब डाल रखे हो डायगोनल पे, तो परपेंडिकुलर अगर दे रखे हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे फिनिश। ये था आपका चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल वाला पूरा चैप्टर। तो चतुर्भुज जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, इसलिए जो सवाल थे वो आपके सामने आज मैं लेके आया था। और अब जाके 2D का जो टॉपिक था बोले तो समतल ज्यामितीय आकृतियां, तो लगभग मान के चलो मैं 10-15 दिन से यही पढ़ा रहा था। 10-15 दिन से ये पढ़ाने का कारण ये था कि आपका चैप्टर जो है वो छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत लंबा करके पढ़ाया था आपको। अब शुरू करेंगे हम अगला चैप्टर और वो है 3D ठोस ज्यामितीय आकृतियां। तो 3D के अंदर जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे बेलन, शंकु, गोला। और जिन बच्चों ने आगे सर्कल पढ़ा है, वृत्त, वहां पर मैंने एक टेबल पढ़ाई थी। टेबल में त्रिज्या, फिर व्यास मतलब रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, परिधि और क्षेत्रफल ये पढ़ाए थे। वो जो टेबल थी ना वो याद कर लेना, क्योंकि बेलन के अंदर जैसे हम जाएंगे सबसे पहले वही सवाल आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं वापस हम सेम टाइम रोज की तरह 8 बजे और 9 बजे मिलेंगे हम रीजनिंग की क्लास में। तो पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए और दूसरों को वीडियो जरूर शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।